हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना व्यस्त। अब तक तो हो ही गए होंगे। तो बेटा, जैसा कि हमने इस चैनल पे बायो ब्रिलियंट चैनल पे ही न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी बायो की, जिसमें हमने 11th कंटिन्यू कर रखा है और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पार्ट वाइज कवर करते हैं, तो इस चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब बेटा, ये चैप्टर एनसीईआरटी में बड़ा सा है, मतलब देखने से ऐसा लगता है कि मैम बहुत हार्ड है, ये तो कवर ही नहीं होगा। बट मैं आपको बताऊँ, इसमें समझने का ज़्यादा है रट्टा मारने से। इसमें अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना, जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ये समझ लेंगे अगर आप, तो आपको पूरा चैप्टर ईजिली एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझने पे फोकस करना। और रही बात उसकी नोट्स की, तो मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। और जो मैं बोलती रहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप अपने आप नोट्स बनाएं, उसमें लिखें, और इसकी हेल्प लेके भी आप नोट्स बनाएं। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, क्लास में भले ही आप ना बना पाओ, क्योंकि थोड़ा हो जाता है, बट ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे ना, तो 10 से 15 मिनट लगेगा नोट्स बनाने में। आप इजीली बाद में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले क्या देखते हैं, चैप्टर के नाम में घुसते हैं, पता करते हैं कि इस चैप्टर के नाम में है क्या। बायोलॉजिकल, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना, किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्लासीफाई ही कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था, नॉन साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें ये था कि उसको हमने उसके यूजेस के बेस पे क्लासीफाई किया था। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसको उसके यूज़ के बेस पे, लाइक जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड में हेल्प कर रहा है, जैसे फ़िश वगैरह हुई, तो हमने उसको फूड के कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कर रहा है, जैसे बैलगाड़ी, उसको हमने हेल्पर की कैटेगरी में रख दिया। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन नॉन साइंटिस्ट थी, वो हमने इस बेस पे किया था, बेस्ड ऑन देयर यूजेज, ठीक है बेटा। उसके बाद आया फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन। अभी जो फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन था, इसको हमने इस बेस पे किया, उसके सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के बेस पे। ज़्यादा कुछ इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं था अभी भी। इन्होंने सिर्फ देखा सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, और इसको दिया किसने, एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल पापा है, जैसे कि हमारे पापा होते हैं, आपके पापा होते हैं ना, ऐसे ही एरिस्टोटल के भी पापा हैं। नहीं सॉरी, एरिस्टोटल ही पापा हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पापा हैं एरिस्टोटल, ठीक है बेटा। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी, जिसमें उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देखा, एकदम सिंपल, कॉम्प्लेक्स की तरफ अभी नहीं गए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे अगर मुझे जैसे कुछ दिया जाए, कोई भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी दे दी जाए और बोला जाए कि इसको प्लेस करो, तो हम सबसे पहले जो होगा, जो सबसे आसान होगा, वो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हम सबको ये पता होता है कि प्लांट किसे बोला जाता है, एनिमल्स किसे बोला जाता है। तो इन्होंने भी सबसे ईजी क्लासिफिकेशन पहले की, इन्होंने प्लांट में और एनिमल में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट के हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमल हैं। सबसे आसान था ये, तो इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इन्होंने प्लांट में भी क्या किया, 3 कैटेगरी में, 3 टाइप का डिवाइड किया, जैसे हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब इन्होंने इस बेस पे डिवाइड किया, हर्ब मतलब होता है जो हरे भरे छोटे पौधे कह सकते हो आप, ठीक है। श्रब मतलब होता है झाड़ियाँ, और जो ये ट्री होते हैं जिसमें बहुत बड़े तने वगैरह हों, बड़े पेड़ बने ना हो, मतलब हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो हर्ब, श्रब एंड ट्री प्लांट की उसमें रखा। और एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एनिमल को भी, इनाइमा, एनाइमा। अब बच्चे पूछ लेंगे मैम ये इनाइमा और एनाइमा क्या है। बेटा, एनाइमा में ए आ रहा है, ठीक है, याद करने की ट्रिक। इनाइमा में इनाइमा ही है। जब ए आ रहा है, तो ए का मतलब हुआ कि एब्सेंट, जिसमें ब्लड सेल्स एब्सेंट होंगे, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें रेड ब्लड एब्सेंट होगा और इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एनाइमा में रेड ब्लड एब्सेंट होगा, इनाइमा में रेड ब्लड प्रेजेंट होगा। इन्होंने इस बेस पे डिवाइड किया।
एनिमल्स को। प्लांट को इन्होंने डिवाइड, पहले इन्होंने ऑर्गेनिज्म लिया, ऑर्गेनिज्म को प्लांट में डिवाइड किया, एनिमल्स में डिवाइड किया। प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब वो होते हैं छोटे पौधे हरे भरे, श्रब वो होते हैं जो झाड़ियाँ होती है, और ट्रीज़ होते हैं जिनके तने होते हैं मोटे लंबे घने पेड़ होते हैं, वो होते हैं। अब इन्होंने एनिमल्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एनाइमा, इनाइमा। अब बेटा एनाइमा में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, एनाइमा में रेड ब्लड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट और एनिमल है, मतलब प्लांटी और एनिमिलिया जो है ना, ये हम कितनी भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, चाहे जितने आगे चले जाएंगे, प्लांटी और एनिमिलिया जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है। हम हर कोई इंसान ये बता सकता है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो इस वजह से प्लांटी और एनिमिलिया सब में कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आया सेकंड किंगडम। अब सेकंड किंगडम आया, क्योंकि भाई ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था ना, बस प्लांट और एनिमल में बताया। अब कितने सारी स्पीसीज़, कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हम बाकियों को कहाँ रखें, कुछ पता ही नहीं था। जब कुछ पता ही नहीं था तो हमें और आगे किंगडम की तरफ बढ़ना पड़ा, तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब इसमें क्या था, इसको मतलब लीनियस ने दिया। लीनियस का नाम सुना है ना आपने, पिछली क्लास में भी लीनियस बताया था मुझे। आप कमेंट में बताओ, आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि मैंने प्रीवियस क्लास में लीनियस का जिक्र कहाँ किया था, किस बेस पे, मतलब कहाँ पे मैंने लीनियस का नाम लिया था, इन्होंने क्या किया था ऐसा, ठीक है। आप कमेंट में बता देना कि लीनियस जी जो हैं इनको हमने पिछले क्लास में किस टॉपिक पे डिस्कस किया था। ओके बेटा, आप कमेंट में एक्टिव रहा करो ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको बता देती हूँ फिर भी, जो लीनियस जी है ना, इनको पिछली क्लास में भी हमने 2 से रिलेटेड कुछ आया, यहाँ भी 2 किंगडम है, पिछले में भी 2 था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें भी बायनोमियल था, 2 था। ये 2 नंबर वाला ही काम करा है इन्होंने, 2 किंगडम भी इन्होंने ही दिया, बायनोमियल वाला भी इन्होंने ही दिया। आप ऐसे ना पिछली जो चैप्टर्स हैं उनको ना मतलब कनेक्ट करते चला करो, कि इस टॉपिक को पिछली क्लास से भी कनेक्ट करें हम, इससे आपको पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी 2 है, मतलब अभी तक पिछली क्लास में भी इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, वहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 किंगडम है, ये भी लीनियस साहब ने ही दिया है, ठीक है। अब इन्होंने इस बेस पे किया कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगी वो प्लांटी में आएंगे, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होंगे वो एनिमल्स में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांटी में है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमिलिया में है। इन्होंने गलतियाँ की थी बट वो हम आगे देखेंगे। अभी देखो, अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, इन सबको इन्होंने प्लांटिंग में रखा क्योंकि प्रेजेंट है सेल वॉल, ठीक है। बट इन्होंने गलत बोला, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो इन्होंने किस बेस पे बोला, इसीलिए इनका भी किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, इनका भी फेल हो गया, लेकिन इन्होंने ऐसे रखा। अब इन्होंने जो ये रखा है ना एनिमिलिया में, प्रोटोजोअन, पोरिफेरन, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट एट्सेट्रा, इन्होंने ये जो रखे वो तो बहुत आसान तरीके से रख दिया, मतलब इसमें कोई गलतियाँ नहीं मिलेंगी ज़्यादा, अगर छोटी मोटी गलतियाँ होंगी तो वो सही की जा सकती है, बट इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी। क्लासिफिकेशन तो किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर दी, जिसकी वजह से हमें दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ भी बढ़ना पड़ा, और किंगडम्स आए, 5th किंगडम भी तक गए मतलब। तो अब इन्होंने क्या किया, इसमें बेटा इन्होंने जो यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर थे, उनको साथ में रख दिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया, ऑटोटॉप्स, हेटरोटॉप्स को साथ में रख दिया। अब इन्होंने ये भी बोला था कि जो प्रेजेंट, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांटी में आएगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल प्रेजेंट है ही नहीं, तो इन्होंने किस बेस पे बोला। और लाइकन जो है बेटा, ये फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। जब ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है तो ये लाइकन अलग से ऑर्गेनिज्म कैसे होगा, ये तो अलग से ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। जब ये अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये प्लांटी में आया कैसे। अब इन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया, ऑटोटॉप्स, हेटरोटॉप्स को साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, और लाइकेन जो कि एक अलग से ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, इन्होंने वो भी प्लांटी में रख दिया। और माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, और इन्होंने तो मतलब क्लासीफाई ही इसी बेस पे किया था कि सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होगा वो प्लांटी में आएगा, तो इन्होंने ये प्लांटी यहाँ पे कैसे रख दिया, प्लांटी में माइकोप्लाज्मा, इसमें तो सेल वॉल ही एब्सेंट है, ठीक है। अब ये इतनी सारी गलतियाँ हो गई, याद रखना ये डिमेरिट्स भी।
प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इन्होंने बताया ही नहीं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर इन्होंने मतलब अलग ही नहीं किया, एक में ही प्लेस कर दिया। ऑटोटॉप्स, हेटेरोटॉप्स भी एक साथ ही प्लेस कर दिया। लाइकेन जो था वो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, उन्होंने ये भी इसी में रख दिया, प्लांटी में। अब माइकोप्लाज्मा, जो कि इन्होंने खुद ही बोला था प्लांटी के रूल में कि जो प्रेजेंट होगा जिसमें सेल वॉल वो आएगा प्लांटी में, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, इन्होंने वो भी प्लांटी में रख दिया। अब गलतियाँ हो गई, अब ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन 5। आप बेटा बोलेंगे 2 से 5 कहाँ से आ गया मैम, 3 और 4 कहाँ गया? आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना, बता देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। आपके एनसीईआरटी में नहीं है 3 और 4, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, याद नहीं करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें पता, हाँ आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि जो मोनेरा था और प्रोटिस्टा, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आया? अगर आपको पता है तो, जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो ये लेक्चर देखें तो आप ये बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँगी, चलो ठीक है। 3 किंगडम में पहले इन्होंने प्रोटिस्टा फाइंड किया, उसके बाद 4th किंगडम में इन्होंने मोनेरा फाइंड किया था। तो बेटा 3rd किंगडम में प्रोटिस्टा फाइंड किया और 4th किंगडम में मोनेरा फाइंड किया। बट वैसे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले आता मोनेरा है, बाद में प्रोटिस्टा है, लेकिन फाइंड जो किया गया था क्लासिफिकेशन, पहले प्रोटिस्टा फाइंड किया गया था, 4th में मोनेरा फाइंड किया था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न होगी कि 2 से हम 5th पे कैसे पहुंच गए, इसलिए मैंने ये बता दिया, लिख देती हूँ, नोट इन एनसीईआरटी, ठीक है बेटा, नहीं है ये एनसीईआरटी में, तो आपको इसको रखना नहीं है। अब आई 5th किंगडम की बारी। जो 5th किंगडम है ये किसने दिया था? ये दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। आपको डेट भी लर्न करनी होगी, ये बुक में दे रखा है। 5th किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो R.H. विटेकर जी ने दिया था 1969 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो जो गलतियाँ इन्होंने यहाँ की थी वो इन्होंने सही किया, उसी को इन्होंने सही किया है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, जो गलतियाँ यहाँ पे 2 किंगडम में गलतियाँ हुई थी वो इन्होंने यहाँ पे सुधार दिया और कुछ नहीं किया। अब इन्होंने क्राइटेरिया लिया, एक क्राइटेरिया के बेस पे इन्होंने किया क्लासीफाई। पहला था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये सेल स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ गया, इसमें तो कोई शब्द ही मैच नहीं हो रहा। अभी तो आपने प्रो यूकैरियोट्स, यूनी, मल्टी ऐसे बोला था, यहाँ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये सब आ गया। अब सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोकैरियोट्स में आता है, ये यूकैरियोट्स में आता है। सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने ये बताया, यहाँ पे इन्होंने गलती की थी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को अलग अलग कर दिया, प्लेस कर दिया। अब आई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बारी। इसमें इन्होंने क्या किया, बॉडी को देखा ऑर्गेनिज्म के कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो एक ही सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी सही कर दिया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। प्रो एंड यूकैरियोट्स यहाँ सही किया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी सही कर दिया। अब बारी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खुद बनाता है, ये किसी और पे डिपेंड है, इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी थी, साथ में प्लेस कर दिया था, तो इन्होंने ऑटोटॉप्स और हेटेरोटॉप्स को भी सही कर दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी गई थी, ऐसा नहीं कि बस इतने ही देखे गए थे। जैसे यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन्होंने ये देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने देखा फाइलोजेनिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, वो जो हमारा पूर्वज होगा, मतलब मैं हूँ और अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है उसका मेरा पूर्वज मैच होगा, सेम होगा, तो फिर हम दोनों में कुछ तो सिमिलर होगा ही ना, हम सेम होंगे, पूर्वज अगर सेम है। तो इसमें यही देखा गया था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ये सेम है या नहीं है, मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देखी गई थी। अगर हमारे पूर्वज सेम होंगे तो हमारे में सिमिलैरिटीज़ होगी, अगर पूर्वज ही अलग होंगे तो डिसिमिलैरिटीज़ तो होगी ही होगी। ये बताया था मैंने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है बेटा। इन्होंने इस बेस पे इतना बनाया। अब आप पूछ लेंगे मैम वो 5 किंगडम हैं कौन से जो इन्होंने क्लासीफाई किया, वो 5 क्या हैं? देखो बेटा, एक है मोनेरा, वेट,
ये 5 किंगडम में इन्होंने क्लासीफाई किया था। इस क्राइटेरिया के बेस पे इन्होंने उसका सेल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्लियर कर दिया था, अलग अलग प्लेस कर दिया था। उसके बाद इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, जिसमें कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है। उसके बाद इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद इन्होंने, इनकी ये क्राइटेरिया थी कि फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अगर हम 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं एक साथ इस बेस पे ग्रुप में रखेंगे कि हमारा जो एंसेस्टर है वो सेम है, हमारे पूर्वज जो है वो सेम है, तो हम में सिमिलरिटीज़ होगी, और अगर नहीं सेम है तो हम में डिसिमिलरिटीज़ होगी। तो यहाँ पे इन्होंने सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज़ देखी, जो कि इन्होंने गलती की थी इन्होंने गलती। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कौन सा किंगडम फाइंड किया, कौन सा फाइंड किया? 5 किंगडम तो आप बोल रहे हो ना। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वो किया था प्लांटी, एनिमिलिया, और यहाँ पे 3 किंगडम में प्रोटिस्टा और मोनेरा आ चुका था। इन्होंने जो नया फाइंड किया वो था फंजाई इन्होंने न्यू फाइंड किया। ठीक है, ये रहे 5 किंगडम। इन्होंने अब इसमें डिवाइड किया, मतलब जो चीज़ यहाँ पे गलत कर दी थी वो इन्होंने सही किया, और ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसी को सही किया। इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेम रख दिया था, और ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स को भी एक ही में रख दिया था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को भी एक में रख दिया था। लाइकेन जो था ये तो कोई ऑर्गेनिज्म अलग से है ही नहीं, ये तो एसोसिएशन है, उसको भी यही एक ही जगह पे रख दिया था। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है ही नहीं, जबकि इन्होंने बोल रखा है सेल वॉल प्रेजेंट होगा तब प्लांट में होगा, वो भी इन्होंने यहाँ पर रख दिया था। इतनी सारी गलतियाँ इन्होंने की। अब ये जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर है, और ये देखना एंजियोस्पर्म, ये कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है ना, तो इन्होंने साथ में रख नहीं दिया। इन्होंने यही सारी गलतियाँ की थी जो कि इन्होंने सॉल्व किया, और इन्होंने ये बनाए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसमें क्लासिफिकेशन किया। बायोलॉजी में कहीं भी आप देखोगे तो हम ना ईजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, मतलब हम कोई चीज़ पहले कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, एकदम सिंपल होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आएंगे वो सिंपलेस्ट होंगे, बट जो ऑर्गेनिज्म एनिमिलिया में आएंगे ना वो कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जो मोनेरा में होंगे वो प्रिमिटिव होंगी, बैक्टीरियाज होंगे, वो सिंपल होंगे, और जो एनिमिलिया में होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि इतना मतलब सब एक में ही लिख दिया है मैंने, वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप बस समझने पे फोकस करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स भी साथ में रख दिया था। प्रोकैरियोट्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते ही नहीं है, तो इन्होंने साथ में रखा कैसे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते ही नहीं है, तो इन्होंने साथ में रख दिया। ये इन्होंने बहुत गलती की। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादातर बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, और फंगस, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगस ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते। सॉरी, ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगस ऐसे होते हैं, मतलब फंगस ऐसे होते हैं कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इन्होंने ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स खुद को ही एक में ही रख दिया साथ में, तो वही इन्होंने यहाँ पे सही किया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं इसको हटा के न्यू स्लाइड ले आती हूँ, मतलब दोबारा से लिख के फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपके सामने टेबल बना दी है, ये NCERT में गिवन है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये टेबल ही गिवन है एज इट इज़, मैंने यहाँ पे बनाई है। आप स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। इतनी मेहनत लगती है ये इतना लिखने में, इतनी मेहनत लगती है ये सब करने में, और आप लाइक कमेंट नहीं कर सकते हो? एक कर सकते हो ना, आपका कुछ नहीं जाता है ना, तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हो, कर देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये आपकी NCERT में टेबल गिवन है, मैंने यहाँ पे बनाई है एज इट इज़, सेम है। आप NCERT लेके बैठ सकते हैं, आप अपनी NCERT में देखते रहें या फिर यहाँ देखते रहें, दोनों ही सेम है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया था 1969 में, और ये जो किंगडम है, ये किंगडम क्लासिफिकेशन 5th किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट किंगडम है, मतलब इसको सब ने एक्सेप्ट किया। ये अच्छा है क्योंकि इसको ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, प्लेस कर दिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सिंपलेस्ट से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरी बायोलॉजी में ही सिंपलेस्ट की तरफ से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो जब हम मोनेरा में जो चीज़ पढ़े होंगे वो जाहिर सी बात है वो सिंपल होगी, और जो एनिमिलिया में पढ़े होंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा।
इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको जैसे बताया था सेल टाइप, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स। आप पहले ये समझे, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखते हैं, और अगर प्रोकैरियोट्स रखते हैं तो इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। मोनेरा से आप डायरेक्ट बैक्टीरिया ही समझते होंगे, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स होते हैं। अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसका सेल टाइप अगर प्रोकैरियोट्स है, तो जायज़ सी बात है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे एब्सेंट है। ये दोनों टॉपिक आपको ईजिली समझ आ गया होगा। ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरियाज होते हैं और इसका सेल टाइप जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रिमिटिव होता है, तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगा और बाकी सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट है और बाकी सब यूकैरियोट्स है। अब आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गया। अब अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है। दूसरा टॉपिक समझा रही हूँ। इसका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है मोनेरा का, वो सेलुलर है। सिंपल ही होगा ना, मल्टी सेलुलर तो नहीं होगा, सिंपल होगा। तो ये सेलुलर है बॉडी ऑर्गेनिज्म। अब हमने यूकैरियोट से स्टार्ट किया, तो यूकैरियोट जो सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले प्रोटिस्टा ही आता है ना यूकैरियोट्स की लाइन में, तो इसका भी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर होगा। बाकी आगे मल्टी सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम होंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स से तब जाएगा। तो इसका बॉडी ऑर्गेनिज्म मोनेरा का तो सेलुलर है ही। अब हमने यहाँ पे यूकैरियोट्स की बारी आई, तो यूकैरियोट्स में भी सबसे पहले प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा सबसे पहले यूकैरियोट्स है, तो यहाँ पे भी सेलुलर ही होगा। फिर आती है यूकैरियोट्स की फंजाई की बारी। अब फंजाई में होगा मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे लूज टिश्यू होंगे। सेल से कई सारे कॉम्पैक्ट, मतलब सेल से टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स को मिक्स करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे हम जाते हैं ना। तो यहाँ पे सेलुलर था, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर हुआ यूकैरियोट्स की स्टार्टिंग में। अब बारी यूकैरियोट्स, यहाँ पे मल्टी सेलुलर आया फंजाई में। फंजाई में मल्टी सेलुलर, और ये फंजाई RH विटेकर ने ही फाइंड किया था, ये वाला किंगडम। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। और यहाँ पे लूज टिश्यू भी मिलने लग गए, थोड़े थोड़े लूज टिश्यू भी दिखने लग गए। अब बारी आई प्लांटी की। प्लांटी में और भी एडवांस होगा ना वर्जन, यहाँ से थोड़ा एडवांस हुआ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आईफोन का एग्जांपल लेके, कोई भी चीज़ अगर आईफोन 14 में, आईफोन 15 में वो भी होंगे, उससे एडवांस भी होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। फंजाई में मल्टी सेलुलर है, उसके बाद यहाँ पे लूज टिश्यू, यहाँ थोड़ा एडवांस वर्जन होने लग गया। यहाँ पे मल्टी टिश्यू, लूज टिश्यू भी होने लग गए। अब प्लांटी में क्या है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। यहाँ ऑर्गन तक आ गया, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना चुके हैं। यहाँ पे टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। अब एनिमीलिया की बारी है। एनिमीलिया सबसे कॉम्प्लेक्स है। एनिमीलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तीनों पाए जाते हैं। अब बारी है सेल वॉल की। ये तीनों पॉइंट तो समझ आ गया ना, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म, ये सबसे इजी था, ये तीनों समझ आ गया। अब बारी है सेल वॉल की। बेटा हो सकता है ये आपको थोड़ा ना समझ आए, ये चीज़ें ना समझ आए, पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड, वैसे तो पता होगी, आपने 10th तक तो पढ़ी रखी होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये सेल चैप्टर जो होगा ना, उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। सेल वॉल जो होगा वो इसका नॉन सेलुलर होगा। ये मोनेरा है, सबसे पुरानी, मतलब सबसे सिंपलेस्ट किंगडम। यहाँ पे नॉन सेलुलर होगा। पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, जो नैन सेल होगी ना वो पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड की बनी होगी, बहुत ठोस एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सब में नहीं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होता है। फंजाई में भी कुछ प्रेजेंट होता है, फंजाई में तो प्रेजेंट ही होता है, बट इसमें क्या है, विदाउट सेलुलोज, इसमें सेलुलोज नहीं होते। प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। एनिमीलिया में एब्सेंट ही होता है, जैसे हमारे में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है बेटा, आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से अगर नहीं समझ आया तो ये सेल चैप्टर में समझ आ जाएगा। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें है ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का मतलब तो पता होगा ना। तो मोनेरा स्टार्टिंग है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे हम ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी इसमें हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। उसके बाद हेटरोट्रॉप्स होता है। हेटरोट्रॉप्स में सैप्रोफाइट, पैरासाइट। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं, ये भी लेते तो दूसरों से ही ये खाना, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स होता है, हेटरोट्रॉप्स भी होता है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होता है, सिर्फ कीमोसिंथेटिक नहीं होता है। फंजाई में सिर्फ हेटरोट्रॉप्स बचा, यहाँ पे सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट दोनों होते हैं।
फंजाई है तो ये तो आपको समझ वैसे ही आ जाता है, सुनते ही इसका नाम ही समझ आ जाता है कि ये हेटरोट्रॉप्स होगा, सेप्रोफाइट, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है। अब प्लांटी है, प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक ही होगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एनिमीलिया में होता है हेटरोट्रॉप्स, जो जिसमें हम लोग आते हैं, एनिमीलिया हम लोग आते हैं ना, हेटरोट्रॉप्स होता है ये। यहाँ पे होलोजोइक हो सकता है, सेप्रोफाइट। होलोजोइक, हम भी अपना खाना खुद तो नहीं ले सकते ना, प्लांट की तरह अपना खाना हम बना तो नहीं सकते ना सनलाइट से या वाटर से, हम भी तो किसी चीज़ पे डिपेंड है, तो इस वजह से हम हेटरोट्रॉप्स हैं। अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये इंपॉर्टेंट है, इन पांचों कैरेक्टर्स के मतलब अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको ज़्यादातर देखा जाता है। आई होप आपको ये टेबल भी समझ आ गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पूरी क्लास का एक बार स्टार्टिंग में हम रिवीजन कर लेंगे, 5-10 मिनट में आपको समझा दूँगी, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी, मतलब आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, तो आप वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगी है ये बनाने में, आई होप आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू।